आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। और आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर 7 प्रश्न पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ होता है, इसका जो स्टेटमेंट होता है, ये हमें बताना है कि इसका एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है, जैसे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई दो बॉडीज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान हम लोग m1 मान लेते हैं, इसका जो मास यानी कि जो द्रव्यमान है इसको हम लोग m2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है इसको हम लोग r मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है, जो यूनिवर्सल लॉ जो होता है, ये क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी है इसमें मतलब कोई भी जो दो बॉडीज होगा वो आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 2 बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, मतलब हमारे पूरे संसार में कोई भी 2 बॉडी जो होता है अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये जो फोर्स होता है किसमें किसमें डिपेंड्स करता है, इस चीज को सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर ये जो मास m1 है और ये जो मास m2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जैसे कि m1 इंटू m2, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। तो F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और दूसरा कंडीशन जो होता है क्या होता है, ये जो डिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं r, ठीक है, तो F जो होता है इस r का जो स्क्वायर होगा इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये 2 चीज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है क्या क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर F। फिर यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जैसे कि r है यहाँ पर, तो r का जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब F क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये एक मिल गया, और हमें और एक मिल गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर r का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, अगर एक साथ लिखेंगे, देखिए m1 m2 जो है, m1 इंटू m2 जो है ये हमारा ऊपर में रह गया, और ये जो r² है ये हमारा नीचे में आ गया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो सिंबल है ये जब हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है और यहाँ पर आता है हमारा g, और इस g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फटाफट नोट कर डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हमें छोटा वाला जी और बड़ा वाला जी में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन है कि राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक साइड में मैंने यहाँ पर स्मॉल जी लिख दिया है और एक साइड में यहाँ पर मैंने कैपिटल जी लिख दिया है। देखिए स्मॉल जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो बड़का वाला जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए ये जो हमारा छोटका वाला जो जी होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये हमारा सदिश राशि होता है, और ये जो बड़का वाला जो जी होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी कि ये हमारा अदिश राशि होता है। ये जो छोटा वाला जी है ना, इसका जो एसआई यूनिट यानी कि जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये जो बड़ा वाला जी है इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है।
आगे देखिए यहाँ पर ये जो छोटका वाला ये जो g है, इसका जो पृथ्वी पर जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो बड़का वाला g है, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर में -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का यहाँ पर टाइप्स लिखना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, और हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कि व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप्स। ठीक है, देखिए जो रेन ड्रॉप्स होता है, यानी जो वर्षा की जो बूंदे होती है ना, उसका जो आकार होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोल गोल आकार का होता है। क्यों होता है? तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण इसका जो आकार होता है गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमें डिफरेंस लिखना है, किसमें किसमें, तो देख लीजिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस में और एक एडियाबेटिक प्रोसेस में। इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है हमें बताना है। तो एक साइड में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिख दिया है और एक साइड में मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दिया है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डिफरेंस होता है, इसमें देखिए जो टी होता है टी कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी कांस्टेंट होगा, इसका मैंने टी चेंज नहीं होगा। तो टी अगर कांस्टेंट है, अगर इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इनकी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो टी होता है, इनकी जो टेम्परेचर होता है ये मतलब चेंज होते रहता है, कभी इंक्रीज हो जाएगा कभी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, इस प्रकार से होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांस्टेंट थोड़े ना होता है, इसीलिए। यहाँ पर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इसमें आइस का फ्यूजन होता है, ठीक है, इनकी फ्यूजन ऑफ आइस। और ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट क्या है, ऑस्किलेटरी, यानी यहाँ पर आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करती है। तो सर्कुलर मोशन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन, यानी अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। क्या है इसका उत्तर? द वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इज नॉन एज ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मोशन जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्टोन थ्रोन ऑन पॉन्ड, जैसे हम लोग क्या तालाब जाते हैं, तालाब में पत्थर लेते हैं, मारते हैं, तो उस प्रकार का जो गति होगा उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन बोला जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन इसको सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए जैसे कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी मीडियम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो वेव जो होगा ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नोट कर लीजिए। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर चैप्टर बाय चैप्टर जैसे कि मॉडल पेपर खत्म होने के बाद आप डिटेल वीडियो बनाइए, तो जरूर बनाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी नोट करिए क्योंकि देखिए मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराना है, बहुत सारा मॉडल पेपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर अब सेक्शन 20 शुरू हो जा रहा है। यहाँ पर भी 7 प्रश्न है और 7 में से मात्र में 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया कि F बराबर हो जाएगा g इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ये हो जाएगा, लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका क्या क्या विशेषता है, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है, तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या है, तो अट्रैक्टिव करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। इट ओवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि देख लीजिए नीचे हमारा आर स्क्वायर है, इसलिए क्या होता है, या मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये मतलब फॉलो करता है, पालन करता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जैसे कि ए नंबर में है कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है इसको ड्रॉ करना है। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है ना वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक का ये जो हमारा मतलब ये जो बनता है ना, ये वाला क्या होता है, पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा यही दर्शाता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारा मतलब यहाँ पे स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होगा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर बाद में क्या होता है, देखिए जहां तक हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक हुक्स लॉ जो होता है वो मतलब फॉलो होता है, पालन करता है। फिर यहाँ से देखिए थोड़ा सा
सा मुड़ जाता है, फिर इस प्रकार हो जाता है, फिर इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेन हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है इसको बोला जाएगा लिमिट ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है, ये जो बी वाला जो होगा ना बी, इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, जिसको हम लोग यील्ड पॉइंट भी बोलेंगे। यहाँ से ओ टू बी, मतलब ओ से लेकर यहाँ पर ये जो बी तक है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ईठो, ठीक है, ये वाला जो है ये पूरा ईठो, इसको बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और बियॉन्ड वी जो होगा उसको बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। ये जो ई होगा ना लास्ट वाला, ये जो ई होता है इसको बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी बोला जाएगा। तो ये सब चीज हो गया, इसको नोट करिएगा। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सिंपल से ऐसे आप लोगों को बना देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का ए का सही उत्तर ये हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि यहाँ पर आपको मार्क करना है कि कौन वाला हमारा यील्ड पॉइंट है और कौन वाला हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बी है ना, बी हमारा क्या है, यील्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। देखिए क्या होता है, इन ए लिक्विड ड्रॉप इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो इनसाइड प्रेशर जो होता है वह ग्रेटर देन होता है किसके, तो आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रकार से गोला मतलब कंसीडर कर लिया, तो कंसीडर ए स्फेरिकल ड्रॉप, इसको हमने कंसीडर कर लिया। लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। यहाँ पर पी आई जो है ये मतलब भीतर वाला का प्रेशर है, और ये जो पी जीरो है ये बाहर वाला का क्या है, प्रेशर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सेस प्रेशर है, तो यहाँ पर पी आई माइनस पी जीरो जो हो जाएगा बराबर किसके होगा, एक्सेस प्रेशर के। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। ठीक है, तो फोर्स को बोलेंगे एफ और एरिया को बोलेंगे ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर एफ बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सरफेस टेंशन यानी टी इंटू 2 पाई आर लिख दिया, ये होता है। तो पी आई माइनस पी जीरो बराबर, देखिए एफ के जगह पे लिखेंगे टी गुना 2 पाई आर, तो टी गुना 2 पाई आर लिख दिया। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए तो पाई कट जाएगा, यहाँ पर एक ठो आर, यहाँ पर एक ठो आर कट जाएगा। तो ऊपर में बचा 2t, तो 2t लिख दिया, नीचे बचा आर, तो आर हमने लिख दिया। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें कि व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होगा, देखिए ये वाला जो होगा ना, ये वाला पूरा एकदम फिक्स्ड होगा। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार से एक बांध दिया, यहाँ पर एक लटका दिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, इस प्रकार का घड़ी भी रहता है। तो ये जो होगा ये होगा सिंपल पेंडुलम। मैंने लिख दिया कि ए मास क्या सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विथ ए लाइट स्ट्रिंग कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। देखिए ये सब का बहुत ही बड़का कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग हर एक चीज जानना चाहते हैं तो बताइएगा ना सर, हर एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन बाद में, अभी नहीं, क्योंकि पहले तो हमें मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। बहुत सारा मॉडल पेपर आया, पहले मॉडल पेपर, फिर हर एक चीज मैं करा दूंगा। तो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 में 3 प्रश्न है, ए बी सी करके 3 प्रश्न है, और एकक में एक नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए इतना ही लिखिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए बी नंबर में क्या है। तो बी नंबर में राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसको नोट करिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी होगा ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, आप लोग हर एक चीज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम। यानी यहां पर हमें सेकंड पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर सेकंड पेंडुलम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो यहां पर टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। और टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको बता दिया, तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी होता है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टी का मान दिया हुआ है 2, तो हमने 2 लिख लिया, बराबर 2 पाई का 2 पाई, रूट अंडर रह गया, एल का एल जो कि हमें निकालना है, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको आप लोग सॉल्व किस प्रकार से करिए, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं। जैसे 2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2 पाई और रूट अंडर क्या दिया हुआ है, एल बटा 9.8, इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, ये वाला लाइन हमने लिख लिया। अब देखिए 2 है, यहाँ पर रहने देते हैं। ये जो 2 पाई यहाँ पर गुना में, यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल बटा 9.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए हमने क्या किया, इसको हमने इस साइड में लिख दिया और इसको हमने इस साइड में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/π बचेगा। तो यहाँ तक तो 1/π आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको किस प्रकार से क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देने से इधर रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा L/9.8 हो जाएगा। और इधर अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और पाई का यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर L/9.8 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, और पाई का मान होता है 3.14, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर L का L रहेगा, इधर इधर गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 9.8 करेंगे तो 9.8 हो जाएगा, और 3.14 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3.14 गुना 3.14 करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.8596 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, इसको अगर आप लोग गुना करिएगा तो यही वाला आपका वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों में अगर हम लोग भाग दे दें, मतलब इन दोनों का अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.99 आएगा मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा और यही होगा इसका फाइनल आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या दिया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया इसमें टी बराबर क्या होता है, टी होता है हमारा कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके लिए w जो होता है, w बराबर होता है p dv होता है। अगर इस प्रकार से हम लोग अगर बना दें मतलब ग्राफ, तो इधर वाला हमारा v हो जाएगा, इधर वाला हमारा p हो जाएगा। ठीक है, एक प्रेशर एक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा p इनिशियल और ये p फाइनल, और इधर वाला v इनिशियल और v फाइनल हो जाएगा। तो w बराबर p dv हो गया। और वी नो दैट हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से pv बराबर nRT होता है, p बराबर हो जाएगा nRT/v। तो w बराबर p dv है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो w बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए v इनिशियल और ये हमारा फाइनल, तो इनिशियल फाइनल हो गया। और देखिए यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, nRT/v, nRT/v है, तो p की जगह पे nRT/v हमने लिख दिया, और dv का dv हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए हमारा 1/v dv का जो मतलब यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, जिसको हम लोग ln v भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए w का w nRT तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ गया, और 1/v dv का हो जाएगा ln v हो जाएगा। यहाँ पर vf और यहाँ पर vi, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। nRT का nRT हो जाएगा, एक बार vf बैठाएंगे एक बार vi बैठाएंगे, तो vf हमने बैठाया माइनस vi बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, मैथ में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग ए माइनस अगर लॉग बी रहे, ठीक है, तो इसका माने हो जाएगा लॉग ए बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ए बटा बी हो जाएगा। तो हमने क्या, लॉग vf/vi हो गया। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे vf है तो ऊपर में यहाँ पर pi हो जाएगा, जैसे यहाँ पर vi है तो नीचे हमारा pf हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि डिफाइन द टर्म्स। यहाँ पर जो टर्म्स दिया गया है इसे हमें डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर ए नंबर में क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका हमें डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब हो गया कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्यारा सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर लेटेंट हीट कैपेसिटी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग गुप्त ऊष्मा धारिता बोलेंगे। देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन हो जाएगा, तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर, और लिक्विड इनटू ए वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो जाएगा लेटेंट हीट कैपेसिटी का प्यारा सा डेफिनेशन। आगे देखिए 13 नंबर का जो 2 नंबर है क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि राइट प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का जो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल होगा इसे हमें लिखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर मेट्री भी बोल सकते हैं। तो इसका जो होता है ना प्रिंसिपल क्या होता है, जितना ही हम लोग हीट यहाँ पर लॉस करेंगे उतना ही मतलब हीट क्या होगा जाएगा, गेन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी हीट लॉस होगा और जितना भी मतलब यहाँ पर क्या होगा, जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट हमारा गेन हो जाएगा। यानी कि हीट लॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, हीट गेन हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर हो गया। तो द हीट रिलीज बाय ए बॉडी इज ऑब्जर्व बाय अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी जितना हीट को रिलीज करेगा दूसरा बॉडी क्या करेगा, उतने ही हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये हो गया यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आगे हमारा मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। इसको मैं आप लोगों को क्या करूंगा अगले लेक्चर में बता दूंगा। और फिर आगे हमारा जो अगला जो सेक्शन है सेक्शन सी भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन लॉन्ग है जो कि मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। खैर हर एक चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।